हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो भी वीडियो अभी तक डाली गई है स्पेशल एजुकेशन की वो सभी आप लोगों ने देख ली होगी। तो मैं आज आपके लिए लेके आया मॉक टेस्ट जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब बच्चे बोलेंगे मॉक टेस्ट 1 कहाँ पे है? कि बच्चे मॉक टेस्ट 1 मैं नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके पास ग्रुप में डाल दिया था। तो जो मेरे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े थे वो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि मैं आपको ये मॉक प्रोवाइड कर दूँगा, ये फर्स्ट भी और सेकंड भी। और मैंने पैक में जो दिया है, जो मेरे पास बैच वाले बच्चे हैं उनको मैंने 8 से 10 मॉक वो दे दिए हैं और 1500 क्वेश्चन का एक सेट अलग से दे रखा है अदर वाले उसमें, तो आप देख सकते थे वो भी। तो देखते हैं, और अगर आप चाहते हो कि कुछ पीडीएफ वगैरह लेना है तो मेरे साथ यहाँ पे 9736362010 इस वाले नंबर पे कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले मॉक के। जो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी समान असामान्य गतिविधि के को बराबर दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति बोलेंगे, दृष्टिबाधिता बोलेंगे, ब्लाइंडिज्म बोलेंगे। तो बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंडिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है? तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आपने थोड़ा मैनेज करना है। इसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि SODA यानी कि सोडा की फुल फॉर्म यहाँ पे मुझसे पूछी गई। तो सोडा की फुल फॉर्म क्या होती है आपने मुझे बताना है। सिबलिंग ऑफ द डीफ एडल्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगर कोई ऑप्शन नंबर डी इसमें लगाएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। जहाँ पे ऑन लिखा है वो आपने नहीं लिखाना है, जहाँ पे ऑफ लिखा है वो वाला आपने लगाना है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से भाषाविद कौन है? बच्चे भाषाविद बहुत आसान क्वेश्चन है। जो नोम चॉम्स्की थे उन्होंने भाषा के ऊपर बहुत सारा काम किया है, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। तो इसके बाद है कि केस इतिहास के प्रतिपादक कौन है? तो जो हमारी केस हिस्ट्री है उसको सबसे पहले किसने फॉर्म किया था, एक तरह किसने स्टार्ट किया था? तो हम उसका नाम अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, वरना मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारे फेडरिक जो हमारे थे, फेडरिक ली प्ले, ये हमारे क्या है, इसके जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि विद्यालयों को सृजनात्मक आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कि इसमें से क्या आवश्यक है, यह बताना है आपने। क्या रटंत शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि रोट लर्निंग को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या उसको हम एनकरेज करना चाहिए इस चीज को? तो बच्चे रोट लर्निंग यहाँ पे बात होगी, उसको कट कर देना है। तो उसके बाद क्या है, विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। तो बच्चे विद्यालय की जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें सुधार लाने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास क्या है कि इसको भी हम एक मतलब सटीक आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो जब जो सबसे ज्यादा हमारा सही आंसर होगा हमने उसकी तरफ जाना है। आंसर 2 या 3 भी हमारे सही हो सकते हैं, लेकिन उन 3 या 2 ऑप्शन में क्या है कि जब जो सबसे ज्यादा सही है उसकी तरफ हमें जाना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है छात्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, या क्या मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। बच्चे जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए, जिससे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यांकन कर सकें, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ बच्चों को कैसे कैसे हम इम्प्रूवमेंट वगैरह आगे कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है? तो कौन से वाला उदाहरण है बच्चे? जो विकासात्मक विकार का, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि बौद्धिक अक्षमता जो हमारे पास है, जो बौद्धिक अक्षमता है, ये इसका सही आंसर है। तो इसके बाद क्या है कि स्वाधीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला? बच्चे स्वाधीनता का जो प्रथम उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम उदाहरण हमारे पास कब मिला था इसका? 1699 में मिला था, जो सबसे पहले केस देखा गया था, लेकिन उसको स्वाधीनता के नाम से नहीं जाना जाता था। इसके बाद क्या बहुत सारे वो आए कि 1911 में फिर हमारी बात होती है, ठीक है, उसमें भी हमें क्या एक केस मिला था जिसको क्या हम सिजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं ना। फिर हमारे के पास क्या है 1943 में, 1943 में सबसे पहले स्वाधीनता जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज किया गया था, किसके द्वारा? जो हमारे केंद्र जी हैं उनके द्वारा सबसे पहले स्वाधीनता का शब्द का प्रयोग किया गया था। उससे पहले हम स्वाधीनता के नाम से इसे नहीं जानते थे ऑटिज्म को। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और स्वाधीनता उसी के बाद से यहाँ पे नाम पढ़ने के यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसके बाद क्या है 1920 में, 1920 में सबसे पहले रिसर्च हुई थी ऑटिज्म बच्चों के ऊपर, ये भी आपने याद रखना है। तो इसके बाद क्या है, दृष्टिबाधित बच्चे को किस प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं? तो बच्चे कौन से अधिगमकर्ता होते हैं वो आपने बताना है। तो कौन से वाले होते हैं बच्चे? क्या श्रवण अधिगमकर्ता होता है, स्पर्शी अधिगमकर्ता होते हैं, है ना, या फिर ए बी दोनों, या फिर गतिज अधिगमकर्ता? तो बच्चे वो क्या है, सुन के भी सीखते हैं और क्या करते हैं दूसरा हमारा, स्पर्श करके भी सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, आईईपी उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है आईईपी? कक्षा के कमजोर बच्चों के लिए, कक्षा के सृजनात्मक बच्चों के लिए, अ या बी, ये मतलब ए या बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो बच्चे आपने कहाँ पे जाना है, आपने, अगर कोई आप सोच रहे हो कि सी ऑप्शन लगाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों के लिए हम आईईपी तैयार नहीं करते, हम क्लास के जो पुअर चिल्ड्रन है उनके लिए क्या करते हैं, आईईपी तैयार करते हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि प्रतिभावान बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पास गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए क्या हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए कि अगर उनकी योग्यता के आधार पर उनके समूह बनाना, कोई उनके अलग अलग ग्रुप बना दे कि जो क्या जिस चीज में अच्छा है उसके हिसाब से उसके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाए। दोहरी कक्षोन्ति देना, दोहरी कक्षोन्ति देने का मतलब क्या होता है, बच्चे अगर कोई पहली क्लास में है उसको दूसरी क्लास में ना बैठा के सीधा तीसरी क्लास में बैठा देना, इसको बोलते दोहरी कक्षोन्ति, है ना। जैसे मान लो कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा, उसको सिक्स ना करवाएंगे, सीधा सेवन्थ तक कराएंगे, क्योंकि वो तेज बच्चा है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है कि हम सोचते हैं कि उसको क्या ऐसा कर सकते हैं तो ये बच्चे, तो हम दो दो क्लास को उसको इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे, क्योंकि सिक्स क्लास में बहुत सारी चीजें होती है जो उसकी सीखने की चीजें होंगी, वरना उसको क्या सीखने की चीज छूट जाएंगी। और अलग अलग ग्रुपिंग तो हम कब से इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ग्रुप बनाने की बात तो यहाँ पे होगी नहीं। और विशिष्ट शिक्षा का प्रोविजन करना कि अब स्पेशल स्कूल तो हम पहले ही सोच रहे हैं कि स्पेशल स्कूल बंद हो और इंक्लूसिव एजुकेशन आए, जिसमें क्या हो इंक्लूसिव स्कूल ज्यादा से ज्यादा हमारे हो। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे कटने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये कार्यक्रम को इतना समृद्ध बना देना कि जो बच्चा एक क्या है बौद्धिक अक्षम बच्चा वो भी इसको सीख सके, एक नॉर्मल बच्चे वो भी इसको सीख सके, और जो हमारे पास क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए भी वो लाभकारी हो, तो सबके लिए लाभकारी होना चाहिए। ऐसा हमें हमारा जो करिकुलम है, प्रोग्राम है या पाठ्यक्रम है वो बनाना चाहिए, है ना। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए व्याकरण सिखाने के लिए भाषा शिक्षण की प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बच्चे जो श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं ना, जो सुन नहीं सकते, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उनको प्राकृतिक प्रविधि से सिखाना चाहिए, जो नेचुरल मेथड है उससे सिखाना चाहिए, या जो स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जो मेथड है उससे सिखाना चाहिए, या कंबाइंड मेथड है उससे सिखाना चाहिए। बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे गलत क्वेश्चन करते हैं, DTT प्लस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान देना है कि नेचुरल मेथड से हम उसको नहीं सिखाने वाले हैं, है ना। और संयुक्त में नेचुरल भी आएगा और संरचनात्मक भी आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो खुद में कट चुका है ना। तो बच्चे उसको उसके लिए हमें क्या है संरचनात्मक प्रविधि यानी कि स्ट्रक्चरल मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे उनके लिए हमने एक स्पेशल एक लैंग्वेज बनाई है जिसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें उसके थ्रू सिखाना पड़ेगा। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की अगर बात करें, नेचुरल है जिससे हम नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि हमने किसके टू का टेबल सिखाना, फोर का टेबल सिखाना, अगर उनको नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाएंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, जब वो सुन ही नहीं पाए किसी चीज को, है ना। तो वो है ना थ्री जो हमारे क्या रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक वाली स्किल्स को ये सब जो चलती है, तो उन सब मेथड से अगर इनको सिखाने के वो करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें दिक्कत आएगी। तो इनके लिए हमें क्या एक स्ट्रक्चरर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर जो मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम स्पेशल थोड़ा इनके लिए अलग से प्रोविजन करना पड़ेगा, जिससे हम इसको सिखा सके, एक सामान्य बच्चे से थोड़ा इसको अलग करना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद क्या है कि सामाजिक नियमों व कानूनों को के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है। जो बच्चे समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, क्या उसको पिछड़ा बालक बोलेंगे, बैकवर्ड चाइल्ड बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड बोलेंगे, या फिर उसको अपराधी बालक बोलेंगे, या फिर श्रवण बाधिक बालक बोलेंगे। तो बच्चे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तीनों ऑप्शन कर चुके हैं, TT प्लस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उसको क्या है बाल अपराधी बोलते हैं या अपराधी बालक यहाँ पे बोला जाता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है ना। तो ये बच्चे सारे DVT+B से और KVS जो चंडीगढ़ जो PRT हुआ था स्पेशल उससे लिए गए क्वेश्चन है, और जो TGT हुआ था उससे भी लिए गए क्वेश्चन है, और जो हमारे बिहार में हुआ था उससे भी लिए गए क्वेश्चन है। सारे के सारे के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो यहाँ पे ये कमीशन लेवल के क्वेश्चन थे मैं आपको टैट में करवा रहा हूँ, तो इसका आपने ध्यान रखना है। समय विषय शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए। तो बच्चे आपको क्या लगता है इसमें, क्या बच्चे को हम व्यवस्था के अनुरूप बदलेंगे कि बच्चे को चेंज करेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि हम क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड रखना चाहते हैं कि शिक्षा क्या है जो हमारे छात्र है उसके ऊपर केंद्रित रहे, और इसलिए क्या है कि हम क्या है व्यवस्था को ही बदलेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग। तो ये अगला क्वेश्चन है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, या नेशनल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो बच्चे इसका है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द्विभाषिक क्या है, द्विभाषिता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये बिहार में पूछा गया था, जो बिहार का एक अभी पीछे से एक एग्जाम हुआ था स्पेशल का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन लिया, कुछ वही क्वेश्चन लिया। तो दो भाषाओं का एक एक साथ पढ़ाने को क्या द्विभाषिता बोलेंगे,
और जो बच्चों को प्रथम भाषा के आधार बनाकर दूसरी भाषा को सिखाना, क्या उसको बोलेंगे द्विभाषिता? या बच्चों को मातृभाषा का विरोध करना? बच्चे विरोध करने की बात आई तो ऑप्शन नंबर सी कट। अब अगर ऑप्शन नंबर सी कट हो गया तो ऑप्शन नंबर डी भी कट, यानी कि ए और बी में से आंसर है। आपको क्या काटना भी आना चाहिए कि कैसे हम ऑप्शन को क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको काट सकते हैं। तो अच्छा, फिर इसमें आकर दो में से क्या है कि दो बच्चों को दो भाषाओं को एक साथ पढ़ाना। बच्चे, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं कि दो बच्चों को दो भाषा को एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि बच्चों को प्रथम भाषा के आधार पर दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। पहले बच्चे को बताओ आम, आम 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 ऐसे याद करवाओ उसको। फिर उसके बाद क्या करो, आम का फिर इंग्लिश में बताओ उसको, आम को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बनाना, मैंगो बोलते हैं ना। जैसे क्या केला, केले को क्या बनाना बोलते हैं। तो आप ऐसे इसको याद करा सकते हैं कि एक भाषा में समझाओ फिर उसको दूसरी भाषा में लेके जाओ। तो ऐसे हमें सिखाना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है द्विभाषिता में। तो विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 दिसंबर। और ये डेज सब याद कर लेना है कि कौन सा डेज कब आया था, इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मैंने जो मेरे पास बैच वाले बच्चे हैं, जितनी भी विकलांगता मैंने करवाई है उसके साथ साथ मैंने लिख रखे हैं कौन सा डेज कब मनाया जाता है, उसको आपने याद कर लेना है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सृजनशील बालकों के लिए है? समृद्ध कल्पनाशीलता, सीखने की धीमी गति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति और उपयुक्त सभी। बच्चे, अगर आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अनुसार इसका आंसर क्या है, ए दिया गया था उनके आंसर की के अनुसार, है ना। तो क्या इसको ए इसका आंसर सही माना गया है? सीखने की धीमी गति को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या है, समस्यात्मक बालक कौन होता है? समस्यात्मक बालक कौन होता है? भाई, चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, या माता पिता का कहना ना मानने वाला बालक। तो बच्चे, जो सभी ये काम इसमें दिख रहे हैं, तो हमें क्या है इसमें ऑप्शन नंबर डी की तरफ यहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। तो सभी के सभी जो हरकतें कर रहा है तो वो क्या है, एक समस्यात्मक बालक है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है? जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक है उसमें से कौन सी इसमें क्या है जरूरी है, उपयुक्त है पढ़ने के लिए? तो अधिगम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, कि बहुत सारे बच्चों को उसमें सम्मिलित कर दो, फिर क्लास में डिस्कशन वगैरह करो, ऐसा करना चाहिए। बच्चे क्या है कि जितनी छोटी क्लास होगी हम उतना ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। जहाँ पे इंक्लूसिव स्कूल की अगर बात होती है, यहाँ पे बहुत इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितनी छोटी क्लास उतना ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इंडिविजुअली हम एक देखो, मतलब एक एक बच्चे को हम देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। जिसके बाद क्या है, विद्यार्थी को संबोधित करते हुए अध्यापन द्वारा मार्गदर्शन करना। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं अभी, है ना। सहकारी अधिगम व सहपाठी शिक्षण या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। बच्चे, डी ट्रिपल एस बी के अनुसार इसमें क्या है, जो हमारा क्या कोऑपरेटिव लर्निंग एंड द पीयर जो ट्यूटोरिंग है उसके द्वारा ही हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे सिखाना पड़ेगा बच्चे को। क्यों बच्चे, इसी के लिए देखो स्पेशल हमारे पास एक चैप्टर भी होता था जिसमें हम इसके बारे में पढ़ते थे, कैसे हम कैसे सहपाठी शिक्षण या सहकारी अधिगम यहाँ पे देते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग वगैरह का स्पेशल चैप्टर होता था। क्योंकि क्या है, ये बच्चे क्या इन चीज़ों से जल्दी सीखेंगे जब हम इनको क्या एक ग्रुप में रखेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको सिखाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का हमें क्या है बहुत फायदा मिलेगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि अब बताओ कि जो हमारे दिव्यांग बालक है उनको सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं। उन्हें सामान्य जीवन जीने में समायोजित करना चाहिए, या उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है, या उपयुक्त सभी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि बच्चों को क्या है कि शिक्षित करना आवश्यक है। बच्चे, जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षित नहीं करना होता है, बच्चों को एजुकेशन देना नहीं होता है। उस शिक्षा का जो मेन जो हमारा पर्पज होता है, मेन जो गोल होता है वो कहता है कि जो व्यक्ति है उसको क्या है आत्मनिर्भर बनाना, एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाना, है ना। तो बच्चे, शिक्षित करना आवश्यक नहीं है, इसको हम इसलिए यहाँ पे कट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, वो सहानुभूति के पात्र है। बच्चे सहानुभूति देखकर थोड़ी ना हम उसकी क्वालिटी उसमें बच्चे में हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाएंगे। अब ये तो है नहीं कि कोई बच्चा क्या है, हाँ कि ये क्या किसी नेता का बच्चा है और उसको सहानुभूति दिखाते हुए हम कर सकते हैं, या फिर लगता है हाँ कि ये बहुत गरीब बच्चा है, इसको अपने क्या नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं। ये नहीं हमने सोचना है बच्चे को। बच्चे के पास क्या है एबिलिटी है, बच्चा क्या है नॉर्मल और बच्चों के साथ बैठे, हमने वो सब चीज़ें देखनी है। हम क्यों उसको शिक्षित करना चाहिए? क्योंकि उसे सामान्य जीवन में समायोजित करना है, क्योंकि उसके बाद में जाके क्या है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ रहना है, जिससे क्या होगा नॉर्मल लोगों को भी ऐसे दिव्यांग बच्चों के बीच में रहने की आदत पड़े, और जो दिव्यांग बालक है उनको भी नॉर्मल लोगों के बीच में रहने की आदत पड़े। और ऐसे जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो यहीं से उनका क्या बन जाएगा, एक तरह से तालमेल अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 21वां क्वेश्चन हमें क्या बोल सकता है कि
जो भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? बच्चे एक तो अब आई है ना, 2020 आई है, बहुत सारी हैं, इसको याद रखना आपने, ठीक है। एक तो ये आरटीई क्या है, नेशनल एजुकेशन एनईपी क्या है, 2020 आई, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे एनईपी नॉर्मली पूछा गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है, और ये कब हुई थी? 10 फ़रवरी 2006, इसका यहाँ पे सही आंसर है। तो इसके बाद चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि जीएलएडी यानी ग्लैड का जो पूर्ण रूप बताना है। तो ग्लैड का जो पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस होता है, या ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, सेम लिख दिया ना, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। अच्छा, ये इसमें पहले और दूसरे में क्या सेम क्वेश्चन ऑप्शन डल गए हैं। ग्रेड लेवल ऑटिस्टिक, बच्चे ओ था यहाँ पे, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, या ग्रेड ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस है। तो बच्चे इसका क्या ऑप्शन नंबर ए भी और बी भी दोनों सही हो जाएंगे इसके हिसाब से, है ना, क्योंकि क्या है दोनों ही क्या इसमें सेम दे दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको कक्षा में दो बौद्धिक अक्षम बच्चे बिठाने हैं, तो आपका उस पर क्या निर्णय रहेगा? ये यहाँ पे पूछा गया कि आप उसके ऊपर क्या डिसीजन लेंगे। क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? बच्चे इनकार करने की बात आई तो ऑप्शन कट। प्रधानाचार्य से कहेंगे कि उसे दूसरी कक्षा में बैठने दें। अब अपने अपना मान लो आपकी कक्षा में आए हैं, आपके लेवल के बच्चे होंगे, आपके क्लास के बच्चे होंगे, तो इसीलिए आपकी कक्षा में आए, आप दूसरी कक्षा में कैसे बैठने देंगे? तो ऑप्शन बी कट। जो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, तो बच्चे हाँ कि हमें क्या है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे और उसे अपनी क्लास में आने से नहीं रोकेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कहता है कि यदि एक बच्चे को लिखने की समस्या है तो उसको कौन सी समस्या है? तो लिखने की समस्या बच्चे, मैं आपको जब भी मैं अपने बैच में पढ़ाता हूँ, अपने एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत इसको जो समझाता हूँ वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया कैसे बनाते हैं? जैसे ये क्या होता है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसके जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, लाइनें लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके लाइनें कुछ लगाते हैं ना। तो इसके आप क्या समझो कि क्या जब लाइनें लगाने की बात हो रही है, यानी कि लिखते हुए लाइनें लगाएंगे ना, ग्राफ की बात हो रही है, तो यानी कि ये क्या लिखने संबंधित विकार है। और क्या है, डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया क्या होता है बच्चे? डिसप्रैक्सिया क्या होता है? जब हम कोऑर्डिनेशन वगैरह में कहीं ना कहीं पे कमी हो जाती है, डिस जो प्रैक्सिया होता है, प्रैक्सिया का मतलब है कहीं ना कहीं तालमेल में कमी हो जाना, तो उसको प्रैक्सिया बोला जाता है। तो डिस का मतलब कमी, तालमेल में कमी कहीं ना कहीं जो बच्चों को जाती है, डिसप्रैक्सिया उसको बोलते हैं। अब डिसलेक्सिया का बता देता हूँ। डिसलेक्सिया, लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब कमी। बच्चे लिखने में कभी कमी नहीं हो सकती, लिखने में क्या होती है, समस्या होती है, लेकिन क्या है उसको क्या पढ़ने में क्या कमी हो सकती है, पढ़ नहीं पाया तो क्या होता है, जहाँ पे कमी की बात होगी वहां पे क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, ठीक है। लैक, लैक से याद रखना, लैक यानी कि कमी, तो लैक का मतलब पढ़ने संबंधित इसको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिक्कत है। कैलकुलेट, डिसकैलकुलेट कैसे कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट से मतलब यार कि कैलकुलेटर से याद कर सकते हैं, और डिसकैलकुलेट, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपने ऐसे याद रखने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, लिखने संबंधित समस्या की यहाँ पे बात हो रही थी। तो मानसिक स्वास्थ्य के अधिगम में सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है कि किस कथन किसका है। तो बच्चे इसका अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें सामान्य बालकों की शिक्षा या शैक्षिक अवसरों से दूर रखना क्या कहलाता है? बच्चे हमें क्या है कि जो हम स्पेशल बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा कर देना, एक तरह से उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देना, और हमें क्या कर देना, उनको जो शैक्षिक अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी वगैरह है उनको एजुकेशन के जो मिल रही है, उसको क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से उनको क्या हटा देना। तो ये क्या कहला जाएगा? समावेशन। बच्चे समावेशन तो क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब मिलाने का काम कर रहा है समावेशन, यानी कि जहाँ पे सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। एकीकरण भी इसी उद्देश्य से लेके आया था, इंटीग्रेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो भी इसी उद्देश्य से लेके गया था। विविधता वो क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी है, विविधता को हम नहीं लगा सकते, इसलिए इसका आंसर क्या है, एक्सक्लूजन है, अपवर्जन है, एक्सक्लूजन अपवर्जन जो इसका सही आंसर होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कार चलाते समय कि हमें लाइसेंस चाहिए, तो हमें कि कौन किन लोगों को लाइसेंस दिया जा सकता है कार चलाने के लिए? तो बच्चे दूरदृष्टि वाले को, दूरदृष्टि सॉरी दृष्टि बाधित व्यक्ति को, क्या हम वीआई को देंगे? नहीं देंगे। बच्चे जो हमारे पास सीपी वाला केस होता है, क्या हम उसको देंगे? बच्चे उसमें क्या होता है आपको पता ही है कि जिसमें जैसे मान लो टैक्सिया वाला केस हो गया, तो उसमें क्या होता है, बच्चा चलता चलता अचानक से गिर जाता है, क्या उन लोगों को देंगे? तो नहीं दे पाएंगे बच्चे उन लोगों को, कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, जो दूर दृष्टि वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम बच्चे यानी कि जो एडल्ट होते हैं ना, जो एडल्ट होते हैं उनको ही हम यहाँ पे लाइसेंस दे पाएंगे।
तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि निम्न में से अधिगम के लिए सार्वभौमिक ढांचे का सिद्धांत है। सार्वभौमिक ढांचे का सिद्धांत क्या है बच्चे? अच्छा, ये बच्चे ये ना यूडीएल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास चंडीगढ़ पीआरटी स्पेशल एजुकेशनल क्वेश्चन है, वहाँ पे सिलेबस में मेंशन था। और कि ये वहाँ पे जो क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वहाँ पे कम से कम 5 क्वेश्चन इससे मिलते जुलते बने थे यूडीएल के। तो बच्चे इसमें क्या है कि जुड़ाव की बात करता है ये यूडीएल, ठीक है। और पुनः प्रस्तुतिकरण की बात कर रहा है, कि क्रिया या अभिव्यक्ति की बात करता है, या सभी की बात करता है। बच्चे ये क्या है, इन सभी की बात यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि जुड़ने की बात भी कर रहा है, दोबारा से प्रस्तुतिकरण की भी बात कर रहा है ना। तो क्रिया और अभिव्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति वगैरह की बात भी यहाँ पे कर रहा है। तो ये यूनिवर्सल क्या है कि पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, एक तरह से क्या है, एक जैसे शिक्षा प्रणाली को यूज किया जाए। तो इस बेस पे काम कर रहा है कि कहीं पे भी कुछ भेदभाव वगैरह ना हो, कुछ ऐसा इसका सिद्धांत है। कभी डीप में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा डीप में क्या सिस्टम है ये, जब आप मुझसे कमीशन के साथ जुड़ोगे। अच्छा, निम्न में से कौन सी विकलांगता इंद्रिय क्षति है? द्वि इंद्रिय क्षति का मतलब कहता है बच्चे, हमारे पास क्या होता है कि जैसे कहते हैं हेयरिंग सुनना, है ना। फिर क्या होता है हमारे विजुअल देखना। फिर हमारे क्या होता है टच। ऐसे ऐसे होते हैं ना, हमारे 5 इंद्रिय होती है ना। फिर हमारे क्या होता है एक स्मेल होती है नोज से। ये सब चीजें है ना हमारे पास, है ना। तो स्किन को नीचे भी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं। अब देखो, अगर किसी को कोई सुन नहीं पा रहा, उसको क्या है यहाँ पे, उसके क्या है एक इंद्रिय यानी कि सुनने वाली इंद्रिय में कहीं ना कहीं कमी पा गई। अगर कोई देख नहीं पा रहा है, तो उसकी यानी कि देखने वाली विजुअल में कहीं ना कहीं पे कमी आ गई है। तो बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी के ना किसी व्यक्ति का ऐसा भी होता है, दोनों की दो इंद्रियां खराब हो जाए, है ना। कहीं कहीं ना कहीं उसमें क्या क्षति पहुंच जाए। तो इसका मतलब क्या है, जो श्रवण बाधिता की क्या है एक कोई इंद्रिय खराब है, इसको हम नहीं रखेंगे। दृष्टि बाधित की क्या है, देखने वाली इंद्रिय खराब है, तो हम इसको नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन जो बाधिरांतता है, जो डीफ ब्लाइंडनेस है, यानी कि उसको सुनने में भी कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, और उसको देखने में दिक्कत है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी दो इंद्रियों में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्षति पहुंच चुकी है। तो इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ना। तो इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय संस्थान, अच्छा AYAJ यानी ये, ठीक है। जो अली यावर जंग वाला जो हमारा है, तो आपने बताना है कि इसकी क्या स्थापना कब हुई। बच्चे इनकी ना फुल फॉर्म मैंने ना सबकी एक पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में भी दे दिया, देखो फ्री में, है ना। और बैच वाले बच्चों को जो दिक्कत आ रही थी, वहाँ बैच में भी मैंने इसको डाल रखा था, तो लेकिन अब मैंने इसको ग्रुप में भी डाल दिया। आप चाहे ग्रुप से पढ़ो चाहे बैच से पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी सारी की सारी मैंने डाल दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है, ये मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ, ये आपने खुद बताना है कि ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कब ये स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। और आंसर की देखो इसके साथ के साथ मेरे पास है कि अगर आपको चाहिए तो आंसर की मैं आपको डाल दूंगा, है ना। तो अगर आपको इसके अलावा क्या चाहिए, अभी तो देखो स्पेशल एजुकेशन का ये टैट खत्म हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में इसके मेरे साथ जुड़े, तो आप मेरे इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9736362010, है ना। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, अगर आप चाहते हो कि आज, अब आपके पास आज और कल का दिन है, अगर आप मॉक लेना चाहते हो, तो मैं ओनली 99 में आपको मॉक दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ले चुके हैं, कम से कम 50 से ऊपर बच्चों ने लिया है। तो अगर आप लेना चाहते हो, तो आप ऐसे ही देखो कितने अच्छे मॉक बने हुए हैं, आपको आंसर के साथ ही मिलते हैं, तो आप ले सकते हो। तो मेरा नाम है मिस्टर जॉन। अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मिस्टर जॉन मेरा नाम है। और अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के नोट्स चाहिए कभी भी, इसके भी अगर आपको बाद में कमीशन के नोट्स भी चाहिए, तो आप कभी भी इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए तथ्य के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।